अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सबसे पहले ये वीडियो देखें जनाब, ये है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के, वो कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के अंदर पैसे तकसीम कर रहे हैं। ओपनली आप इनके हाथों में नोटों की गड्डी देख सकते हैं, 5-5 हज़ार रुपये के नोटों की ये गड्डी है। और ये कह रहे हैं साथ साथ कि यार फ़िलहाल पैसे तो फड़ो ना, ये पैसे पकड़ें आप, बाकी काम हम करा लेंगे। ये जो आपकी सड़कों की तमीर शमीर है ये भी सब कुछ हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब का जहाँ तक मामला है ना, आपको याद है कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। और जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जनाब यहाँ पे आप हमें जितवाएं, यहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, यहाँ पे पुल बन जाएंगे, यहाँ पे ट्रेनें आ जाएंगी, यहाँ पर हवाई जहाज़ बन जाएंगे और एयरपोर्ट बन जाएंगे, सारी सहूलतें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इलेक्शन जीत लिया, तू कौन मैं कौन, काम ख़त्म। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। खैर, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस इलेक्शन की, क्योंकि ये इलेक्शन लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जंग का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नून पर जो किए हैं बिलावल साहब ने कल के हमले और आज के हमले, उसके नतीजे में कुछ इस किस्म की राय बन रही है, कुछ इस किस्म की वाइब्स आ रही हैं जैसे कि कोई प्लान बी पर अमल दरामद का आगाज़ होने जा रहा है। और आपको पता है कि ये चेस बोर्ड, जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछती है और इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड के अंदर गेमें शुरू होती हैं, इसका मैं आपसे कई मरतबा पहले भी इजहार कर चुका हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि कोई नई चेस बोर्ड बिछने लगी है। और प्लान ए आपको पता था क्या है, उस प्लान ए पर तो अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब को गो हेड नहीं मिल सका। और ना ही शहबाज शरीफ साहब अभी तक उस तरीके से काम कर सके हैं जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि वो अपना रोल प्ले करें, वो नून लीग को एक ख़ास हद में लेके जाएं, उसके बाद उस पर कंट्रोल करें, मरीम नवाज़, शाहिद खाकान और इनके ऐसे लोगों को खामोश कराएं और अपना धीमा नैरेटिव आगे लेके चलें। और उसके बाद जो हल्की हल्की ठुक ठुक है वो लगाई रखें और हम आपको इलेक्शन जितवा देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक इस मामले में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं की। और वाज़ेह पेशरफ्त इस वजह से नहीं की कि नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। अब नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब की हमायत के बगैर किसी भी तरीके से कोई क्राउड पुल कर नहीं सकते। अब चूँकि वो क्राउड पुल कर नहीं सकते, कोई इंडिपेंडेंटली एक पूरी पार्टी को चला नहीं सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं, हैंडीकैप हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर एक प्लान बी ने आना था और उस प्लान बी की तरफ अब अग्रेसिवली सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है। और प्लान बी के अंदर आप पीपल्स पार्टी को रूल आउट कर नहीं सकते, क्योंकि प्लान बी से अगर आप पीपल्स पार्टी को निकाल देंगे तो फिर कौन सा प्लान, फिर तो सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब अगले 5 साल के लिए भी हुकूमत करेंगे। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसा होता नज़र नहीं आया कि जिसने भी मरकज़ में हुकूमत बनाई हो वो 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा इक़्तिदार में आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब प्लान बी पर अमल दरामद का आगाज़ होने वाला है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ही उस प्लान बी के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। और यहीं से बिलावल साहब को जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड करने का भी फ़ैसला किया गया। ऑल्दो कि जीतने का इम्कान पीपल्स पार्टी का नहीं है, क्योंकि जो मरकज़ में हुकूमत होती है अमूमी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर वही पार्टी हुकूमत बनाती है। लेकिन यहाँ से जो बनने वाला पॉलिटिकल मोमेंटम है उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और वैसे भी अब बिलावल साहब आशीर्वाद हासिल करने के लिए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, सो कॉल्ड, और इसके लिए हुकूमत बड़ी ज़्यादा परेशान भी है और बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब बिलावल साहब चले गए तो क्या होगा। कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि जो अली जैदी साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि बिलावल साहब जा तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी ताकत कहाँ पर है, ताकत का मरकज़ कहाँ पर है और ताकत के मरकज़ के साथ किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, ये अमेरिका बिलावल साहब से ज़्यादा जानता है। और लेकिन वो ये बात भूल गए कि अमेरिका वाक़तन ये बात जानता है कि उसने बात कब करनी है, किससे करनी है और कैसे करनी है, और उस बातचीत को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। ये सारी बातें बिलावल साहब को भी मालूम होंगी यकीनी तौर पर, लेकिन अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा मालूम है। और इस सिलसिले में अब चूँकि बाइडन साहब आ गए हैं और बाइडन साहब का एक
ताल्लुक़ भी है, ऑल्दो के जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो शख्सियात पर इतना ज़्यादा बेस नहीं करते, लेकिन शख्सियात ज़रूर इस पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। और यही वजह है इस सारे सिनेरियो के अंदर अब बिलावल साहब पर मुस्तकबिल में एक नया सिलेक्टेड होने का टैग लग रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम निजी टीवी चैनल्स के किसी न किसी टॉक शो के अंदर ज़रूर गए हैं, और उन टॉक शोज़ के अंदर जाकर उन्होंने बिलावल साहब में किसी जगह पर जाकर उन्होंने ये कहा कि मैं बिलावल साहब ने जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है मैं तो इसका जवाब देना ही नहीं पसंद करता। किसी जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि बिलावल साहब अब एक नए ब्लू आइड हैं। किसी जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि बिलावल साहब एक नए सिलेक्टेड होने के लिए तगोदौ कर रहे हैं, और सिलेक्टेड ही अगर होना था उन्होंने तो फिर उसके लिए इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल जद्दोजहद पीपल्स पार्टी को करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस किस्म की बातें की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात की है उन्होंने कामरान खान साहब के साथ, जब उनसे कामरान खान साहब ने उनसे पूछा कि जनाब आपकी पार्टी अब किस तरफ जा रही है और क्या करने जा रही है, और ये शहबाज शरीफ साहब वाला मामला क्या है, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने सबसे पहले जो उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब आपने इंटरव्यू क्या कर लिया, हमारी तो जान अज़ाब में आ गई है, हम तो शहबाज साहब के इंटरव्यू की वजाहतें दे दे के थक गए हैं। आपने एक ऐसा सवाल उनसे पूछा जिस पर उन्होंने पाँव पकड़ने वाली बात की, अगरचे उन्होंने पाँव पकड़ने वाली बात पाकिस्तान के रवायती कल्चर के हवाले से की थी, जिसमें बड़े के पाँव भी पड़ जाते हैं अगर किसी मामले के लिए उनकी रजामंदी हर सूरत हासिल करना हो। तो इसी पैराए में शहबाज शरीफ साहब ने बात की, लेकिन उसके बाद मीडिया ने ये बात पकड़ ली और फिर वो हम उससे आगे पीछे नहीं हो रहे। हम उस वक़्त से लेकर अब तक मुसलसल जवाब ही दे रहे हैं कि जनाब इस बात का ये मतलब नहीं था, इस बात का ये मतलब नहीं था, इस बात का ये मतलब नहीं था। तो कामरान खान साहब ने उनसे पूछा कि यार ये आप क्यों वजाहतें दे रहे हैं, अगर वजाहत इस बारे में अगर किसी ने देनी है तो बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब आके क्यों वजाहत नहीं देते कि यार मैंने ये बात इस पर्सपेक्टिव में की थी। और उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ का नाम लिया था, उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ही नहीं लिया। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बात ये नहीं है कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया या ना नहीं लिया, क्योंकि बिलावल ने अपनी तकरीर में ये कहा कि बात अब जो है पाँव पकड़ने तक आ गई है। एक वक्त था पीडीएम उनको घर से इमरान खान को घर से निकालने के लिए, इक़्तिदार से निकालने की बात कर रही थी, और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो पाँव पकड़ने की बात कर रही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये जो पाँव पकड़ने वाली बात है, ये जिस तरह आपने कहा, यानी कि कामरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने वाली बात थी, लेकिन बिलावल साहब ने और दीगर लोगों ने इसको मिक्स कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने से। तो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव नहीं पकड़े जाते। अब ये सारी सूरत हाल है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाली इंतखाबी मुहिम है, इसके नतीजे में यहाँ पर महाज गर्म होगा। लेकिन बिलावल साहब की जो बातें हैं आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी वजह ज़रूर है जो अभी तक शायद उतनी तफसील से खुल के नहीं सामने आ सकी। और बंद दरवाज़ों के पीछे जो मुलाकात हुई थी कौमी असम्बली में, और वहाँ पर पीटीआई भी मौजूद थी, वहाँ पर नून लीग भी मौजूद थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी मुंतखब अरकान मौजूद थे, और वहाँ पर उन सब ने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जिसकी पीटीआई भी तस्दीक कर रही है, जिसकी पीपल्स पार्टी भी जिसकी तरफ इशारा दे रही है। और वहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़राए से जो ख़बरें आ रही थी, वो उनके बारे में ये बता रही थी कि उनका वहाँ पर रवैया कैसा है। और पीपल्स पार्टी ने वही उसी इजलास में शहबाज शरीफ साहब का वही रवैया देखते हुए इस नैरेटिव को मोड़ा है उस तरफ के जनाब ये पाँव पकड़ने वाली बात के जनाब वो पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक इस उम्मीद पर हैं कि मुझे खिदमत का मौका मिलेगा, लेकिन उनको खिदमत का मौका मिलने वाला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ख़ुद उनकी पार्टी में ही इसके हवाले से बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो शायद खाकान अब्बासी को कल पाकिस्तान के हर चैनल में किसी न किसी प्रोग्राम में जाकर इस तरह की बातें ना करना पड़ती हैं। मुस्लिम लीग नून शायद खाकान अब्बासी की जगह पर किसी और बंदे को भी भेज के उसके ज़रिए अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई नई सियासी खिचड़ी ऐसी पक ज़रूर रही है जिसके नतीजे में कोई नया सेटअप या कोई नया सेलेक्टेड या कोई नई पॉलिटिकल मूव
بننے جا رہی ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی سے ہی ہوگا۔ اب جس طریقے سے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی مثال دی، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے صرف یہیں پہ بس یہی نہیں کہا کہ میں آپ کو یہ نوٹوں کی گڈی دے رہا ہوں، آپ اس سے کام کا آغاز کریں، بلکہ انہوں نے وہاں پر تو ایک ووٹ کی برتری کے اوپر 1 کروڑ روپے کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی طرف سے کوئی بھی بات آئے، اور یہ وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کا ایک اعلان کیا تھا کہ جناب ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آئیں گے اسلام آباد میں کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کی کیفیت ہو جائے گی، کوئی ادارہ کوئی شخص کام ہی نہیں کر سکے گا، اس قسم کے انہوں نے یہ والا اعلان کیا تھا۔ تو اس موقع پر جب پولیس نے ہر طرف سے چیزوں کو کارڈن آف کیا ہوا تھا، تو علی امین گنڈا پور کی بنی گالا کے جو جنگلے ہیں، جو جنگلات ہیں، وہاں پر ان کی بھاگنے کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اور گاڑی میں سے اسلحے کے ساتھ ساتھ شہد کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر وہ شہد بلیک لیبل، پتہ نہیں کون سا لیبل تھا، وہ اس قسم کے شہد برآمد ہوئے تھے۔ تو یہ وہی علی امین گنڈا پور ہیں۔ تو ان کے بارے میں اصل جو اس وقت صورتحال ہے وہ کچھ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ یہ بتایا تھا، یہ خبر دی تھی کہ وزارت امور کشمیر کو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی طرف جو پیسے جانے تھے، وہ پیسے 5 ارب روپے گورنمنٹ نے ان کے جو حق کے پیسے تھے وہ ان کو نہیں دیے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو، بلکہ وہ جو 5 ارب روپیہ تھا وہ ٹرانسفر کر دیا تھا وزارت امور کشمیر کو۔ اب یہ جو 5 ارب روپے ہے، یہ 5 ارب روپے آزاد کشمیر کے انتخابات پر ہی خرچ ہو رہے ہیں، اور انتخابات پر خرچ ہونے ہیں یہ پیسے، اور اسی لیے یہ پیسے مسلسل طور پر اب بانٹے جا رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ گئی ہیں مظفر آباد، اور انہوں نے کل سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دینا ہے، اور وہاں پر انہوں نے جلسے کرنے ہیں۔ 20 جولائی تک کا ان کا شیڈول آ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی آج یا کل میں ان کے بھی جو آزاد کشمیر کے دورہ ہے ان کا شیڈول آ جائے گا، جبکہ عمران خان صاحب کی طرف سے کل ہی آزاد کشمیر کے اپنے جو ان کے 4 انہوں نے وہاں پہ جلسے کرنے ہیں، ان 4 جلسوں کا شیڈول آ گیا ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ 15 تاریخ کے بعد، 15 یا 16 تاریخ ہے ان کی، جب سے انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کرنا ہے۔ میرپور جانا ہے، مظفر آباد جانا ہے، اور دیگر 2 اور جگہوں پر جا کے انہوں نے انتخابی جلسوں سے خطاب کرنا ہے۔ بطور وزیر اعظم وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ تو جلسوں سے خطاب کر سکتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو اپنا سٹرکچر ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے، وہ اپنے ادارے کے تحت جو ان کے قواعد و ضوابط ہیں وہ اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں جو ہونے والی سیاسی پیش رفت ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر براہ راست نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنا رنگ جمانے کے لیے بھرپور کوششوں میں مصروف ہے۔ ہر کوئی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ اس دوڑ دھوپ کے کیا نتائج نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یہ اپنے لیے بہت اپنے اندر بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، کیونکہ وہاں پر اب مریم صاحبہ جب خطاب کریں گی تو کیا وہاں پر وہ پیپلز پارٹی پر جوابی تنقید کریں گی یا خاموش رہیں گی، عمران خان پر تنقید کریں گی یا عمران خان کو لانے والوں پر تنقید کریں گی، مفاہمت کی بات کریں گی یا مزاحمت کی بات کریں گی، یہ تو اور آزاد کشمیر کے لیے وہ کون سا نیا نیریٹو ڈیولپ کریں گی یہ تو اب ان کے انتخابی مہم جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے ویسے ہی پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان صاحب جب وہاں پر جلسوں سے خطاب کریں گے، کیونکہ ان کا ایک جو پبلک انٹریکشن ہے وہ خاصا حد تک کم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس سے بہت کم باہر نکلتے ہیں، اور اہم تقریبات بھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور اگر ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکل کر کسی اور جگہ پر جانا پڑ جائے تو وہاں پر بھی ان کی سیکیورٹی اور پروٹوکولز اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو زیادہ جمع نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کا جو پبلک انٹریکشن ہے
وہ یا تو صرف ٹویٹر کے ذریعے ہوتا ہے یا وہ انفارمیشن جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ان تک پہنچاتی ہے یا خفیہ ادارے جو ان کو رپورٹ دیتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی اپنی جو سوچ ہے اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے میں انتخابی جلسوں سے خطاب ان کو براہ راست لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دے گا اور جس کے نتیجے میں یقینی طور پر وہ ان کے اندر کا کنٹینر خان جاگ جائے گا اور ابھر کے باہر آئے گا، اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی وہ ایسی تقاریر اور ایسے انداز سے گفتگو کریں گے جو یہاں پر دوبارہ ڈسکشن کے لیے ہمیں اچھا خاصا مواد پیدا کرے گا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آزاد کشمیر کے اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کے اندر نئی سیاسی جنگ کا نقطہ آغاز ثابت ہوں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو نئی سیاسی بحثوں کا آغاز ہوگا اور جو مباحث ہوں گے یہاں پر وہ خاصی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ اس سے عوام کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سیاسی بحث کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو پلان بی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کے اندر اب پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پلان بی کے اندر پیپلز پارٹی ہی مرکز نگاہ ہوگی، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور اس کا آغاز کب ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔